नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जी के क्लासेज की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज इस YouTube चैनल पर हम महिला व बाल अपराध के पार्ट 3 पर चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 2 पार्ट किए थे और इस टॉपिक से संबंधित जो भी संभावित क्वेश्चन बन सकते थे उनको हमने एक्सप्लेन तरीके से समझने का प्रयास किया था। आपने उसको काफ़ी पसंद किया, ऐसा मुझे आपके कमेंट्स पढ़कर मिला और आपके रिस्पॉन्स को देखकर मैं काफ़ी प्रोत्साहित हूँ। और दोस्तों, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस टॉपिक को तैयार करने में मैं अपना पूरा 100% दे रहा हूँ। आपको किसी अन्य की आवश्यकता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी कंटेंट आपको दे रहा हूँ, बस आप उसको बार बार पढ़ते जाइए। कामयाब होने का सबसे बढ़िया तरीका यही होता है। मैं एक छोटी सी बात कहूँगा, किसी भी चीज़ को यदि हम बार बार पढ़ते हैं तो वो हमारे जहन में समा जाती है और जब हमारे सामने वो क्वेश्चंस के रूप में आती है तो हम बहुत ही आसान तरीके से कर पाते हैं। स्टूडेंट की सबसे बड़ी जो समस्या मैंने अपने जीवन में अनुभव की है, जो मेरा अनुभव बोलता है, वो ये है कि स्टूडेंट पढ़ता तो बहुत सारा है लेकिन उसमें से याद 20% ही रख पाता है और 20% से सिलेक्शन होता नहीं है। ये उसकी सबसे बड़ी कमी होती है। मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, चाहे कम पढ़ लो लेकिन डट कर पढ़ो, उसको 100% पढ़िए। कोई भी आपने यदि 10 पेज पढ़ लिए, इसका मतलब 10 पेज में से यदि कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसमें कंफ्यूज ना हो। आपके जो ये कंफ्यूज होने की जो आदत है, ये नाकामयाबी दिलाती है, इसको दूर कर लीजिए। वर्तमान में मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ, स्टूडेंट जो PDF के जाल में फंसे हुए हैं उनसे निकल आइए। आप नहीं पढ़ सकते और पढ़ भी ली तो याद नहीं रख पाओगे, याद भी रख ली तो रिवाइज नहीं कर पाओगे उसको। आप इतने कंफ्यूज हो जाओगे कि आप कंपटीशन की लाइन से बाहर हो जाओगे। अन्य चैनल जो भी है, जो भी आपको दे रहे हैं, बहुत सारा जो मटेरियल है, ये भी अपने आप में एक नाकामयाबी दिलाता है। ये मेरा अनुभव है। आप इसे माने तो माने, ना माने तो आप जैसा चल रहे हैं वैसे चलिए। मैं यहाँ उन बच्चों को एड्रेस कर रहा हूँ जो मुझे फॉलो करते हैं, मेरे पे विश्वास करते हैं, मुझे मानते हैं। अनर्गल चीज़ें पढ़ कर हम उस टॉपिक को इतना कठिन कर देते हैं कि वो हमारे दिमाग से ही बाहर निकल जाता है और फिर एग्जामिनर एक बेसिक क्वेश्चन पूछता है और उसी में हम गलती कर आ जाते हैं और फिर हम कहते हैं हमने तैयारी तो बहुत की थी लेकिन हम सेलेक्ट नहीं हो पाए। बस यही कमी है, इस कमी को आप दूर कर लीजिए। आप जो मेरा इतना सम्मान करते हैं, मैं आपके कमेंट्स देखता हूँ। एक बच्चे ने तो इतना सम्मान दे दिया कि मैं भगवान हूँ। दोस्तों, आप हमारे प्रिय स्टूडेंट हो। ये आपके माता पिता के संस्कार हैं जो आप इतना सम्मान हमें देते हो और ज़िंदगी में एक सही रास्ते पर चल रहे हो, क्योंकि गुरुओं का सम्मान करना अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात होती है। इसमें आपके परिवार के संस्कार झलकते हैं। मैं आपके माता पिता का भी सम्मान करता हूँ जिन्होंने आपको ऐसे संस्कार दिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं भगवान नहीं हूँ जी। मैं एक आम इंसान हूँ, साधारण आदमी हूँ और एक अध्यापक हूँ, एक टीचर हूँ। मैं ये तो नहीं जानता कि मुझे कितना ज्ञान है, लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि मेरे पास जो भी ज्ञान है वो आपका है। वो 100% ही दूंगा, उसमें कोई कटौती नहीं करूँगा, कोई भी कटौती नहीं करूँगा। बस इसी धारणा पर हमारा राकेश मेहरा जी के क्लासेज अपने पथ पर अग्रसर रहता है। दोस्तों, यहाँ एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा। आपके कमेंट्स देखकर मुझे लगा कि आप मुझे इतना सम्मान करते हो, तो एक छोटी सी बात है, यदि आप कर सको तो मुझे वो अच्छा लगेगा। मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं इसके लिए कोई पोस्टर छपवाऊं या कोई ऐड करूं। मेरा ऐड जो है वो आप हो। मेरा जो 100% देने का जो तरीका है, जो आप लोग मुझे बताते हो कि मैं 100% देता हूं, आपके आधार पर ही मैं कह रहा हूं, मैं अपनी कोई बात नहीं कह रहा हूं। यदि उसको आप मानते हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हालांकि ये बात मैं हर बार कहता हूँ, हर लेक्चर में कहता हूँ,
ताकि मेरी इस बात को आप समझ सकें। नहीं तो जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, जिनको फीस देना भी बड़ी मुश्किल होता है, वो यदि कहीं गलत रास्ते पर चले गए तो फिर शायद एक समय सीमा होती है, वो निकल जाएगी और उसके परिणाम बहुत घातक निकलते हैं, जो कि बेरोजगारी के रूप में आपके सामने होते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो इस चैनल के माध्यम से ये मुहिम चलाई है आपको 100% देने की, इसको आप जन जन तक पहुँचाओ, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। महिला व बाल अपराध पार्ट 3। इससे पहले के पार्ट में हमने आईपीसी की धारा के संदर्भ में बात की थी और इसके अलावा महिलाओं से संबंधित जो अधिकार है उन पर हमने चर्चा की थी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ध्यान रखना, मेरी बात को अंडरलाइन करें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। महिलाओं के अधिकार बहुत है, उसकी कोई सीमा नहीं है, पूरी बुक छपी जा सकती है इतनी बड़ी, लेकिन वहां नहीं जाना आपने। आपका जो सिलेबस है उसको दायरे में रखना है, आपकी रेंज को दायरे में रखना है, एग्जामिनर की सोच को दायरे में रखना है, तभी हम इस टॉपिक को तैयार कर सकते हैं। और करवाने को तो मैं कितना भी करवा दूं, आप सोच ही नहीं सकते, लेकिन फिर वही स्थितियां, आप कचरा पढ़ते जाओगे और एग्जामिनर एक बेसिक बात पूछेगा, उसी में आप गलत करके आ जाओगे और वो हमारे नाकामयाबी के कारणों में शामिल हो जाएगा। तो इस पार्ट में मैं उन संगठन, उन संस्थाओं, उन आयोग, उन मंत्रालयों पर चर्चा करने जा रहा हूं जो कि महिलाओं से संबंधित होते हैं। यहां से क्वेश्चन उठेगा आपका, एक हेडिंग डाल दीजिए, महिलाओं से संबंधित मंत्रालय या आयोग। आयोग या मंत्रालय, इस पर हम चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय। देखिए, इसकी जो स्थापना हुई थी 1985 में और इसका जो नया नाम हमारे सामने आया 30 जनवरी 2006 को। आप बेसिकली ये भी कह सकते हो कि पहले ये एक डिपार्टमेंट के रूप में हुआ करता था, हालांकि मंत्रालय के तहत ही आता था, लेकिन एक डिपार्टमेंट के रूप में हुआ करता था। 30 जनवरी 2006 को इसको एक मंत्रालय बना दिया गया और इसका नाम रखा गया महिला व बाल विकास मंत्रालय। अब देखिए, महिला और बाल, इन दोनों के बारे में बात हो रही है और यही आपका टॉपिक है, यही आपका सिलेबस है, यही आपकी लाइन है। तो महिला व बाल विकास मंत्रालय। आपने ये ध्यान रखना है कि वर्तमान में इसके केंद्रीय मंत्री कौन है। तो आज की डेट की यदि मैं बात करूं तो इसकी केंद्रीय मंत्री है स्मृति ईरानी। ये केंद्रीय मंत्री है वर्तमान में इसकी। क्लियर? अब देखिए, अब मैं दूसरी बात करने जा रहा हूं कुछ आयोग की। यदि मैं आयोग की बात करूं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक संगठन होता है महिलाओं के संबंध में, पहले हम उसकी बात करते हैं। यूएन वुमेन। अब देखिए, जो यूएन वुमेन है, यूएन का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र। यह क्या है? यह है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला सशक्तिकरण, आप इसको कह सकते हो वुमेन एम्पावरमेंट। मतलब महिला अधिकारों के लिए लड़ना, महिलाओं के विकास के लिए लड़ना,
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला सशक्तिकरण के लिए काम करने वाली संस्था है। महिला सशक्तिकरण के लिए काम करने वाली संस्था है। आपने इसमें जो क्वेश्चंस के रूप में ध्यान रखना, एक तो स्थापना, इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 2010 में, और इसका जो हेड ऑफिस है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूयॉर्क है इसका हेड ऑफिस, अमेरिका। और इसकी जो वर्तमान में जो हेड है फूम जिले नलाम्बो नगकुका, ये नाम है भाई, अफ्रीकन कंट्री से संबंधित है ये, तो नॉर्मल आप ध्यान रखें। ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मैं मानता हूँ वो है हेड ऑफिस, या उसके दूसरे नंबर पर इसकी स्थापना होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के डेवलपमेंट के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करने वाली ये संस्था है। इंडिया की बात करें तो मिनिस्ट्री काम करती है, इसके अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग काम करता है, और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान राज्य का भी अपना एक महिला आयोग है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये राजस्थान के पेपर का सिलेबस है। इस कारण से वो वहाँ पर जो राजस्थान का राज्य महिला आयोग है वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो एक बार आप इसे राइट डाउन कीजिए, उसके बाद हम महिला आयोग पर चर्चा करेंगे। तीसरा लिखिए राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग वुमेन कमीशन है, नेशनल वुमेन कमीशन। एक तो यह जो है भारत में महिलाओं के हितों पर काम करने वाला आयोग है। आप ये भी कह सकते हो कि भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए काम करने वाला आयोग है। एक लाइन लिख दीजिए, यह भारत में महिलाओं के हितों, या आप कह सकते हो अधिकारों की रक्षा के लिए काम करने वाला आयोग है। अब आप खुद देखिए, आपका जो टॉपिक है सिलेबस में क्या दे रखा है, महिला अधिकार। ओबियसली ये थोड़ी है कि आपसे महिला अधिकार ही पूछेगा, वो ये भी तो आपसे पूछेगा कि महिला अधिकारों की रक्षा के लिए कोई सिस्टम है क्या हमारे पास, तो राष्ट्रीय महिला आयोग है। फिर आपसे वो पूछ लेगा कि ये बताइए कि भारत में वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है। अब पूछ लेगा, आप कहोगे यार यहाँ तो महिला अधिकारों की बात कर रहा था, इसने तो आयोग पूछ लिया, ये ऐसे कैसे हो गया। बिल्कुल यही बात है। इसलिए कई बार मैं आपको कहता हूँ कि आपको सिलेबस थोड़ा समझ में नहीं आता है, पहले थोड़ा सिलेबस को समझा करो, उसको समझने के बाद ही टॉपिक किया जाता है। हम क्या करते हैं, एक लाइन कर लेते हैं। एक छोटी सी बात बताऊँ आपको, क्या भारत की समसामयिकी आएगी, राजस्थान का पेपर है, और क्या भारत का करंट आएगा। अब स्टूडेंट का क्वेश्चन क्या होता है, वो पूछता है सर क्या राजस्थान का नहीं आएगा। आपके सिलेबस में लिखा हुआ है कि भारत की समसामयिकी, भारत का करंट। फिर स्टूडेंट एक क्वेश्चन पूछता है कि सर राजस्थान का फिर नहीं आएगा। क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूँ, मैं आपसे पूछूं कि जब आपको वो राजस्थान का पेपर देगा और जिसमें इंडिया की करंट दे रखा है आपको, तो वो ये कहेगा कि नहीं हमने राजस्थान का करंट नहीं पूछा था, इस कारण से राजस्थान का मैटर इसमें शामिल ना करो। क्या हो सकता है ऐसा कभी? तो भारत के अंदर ही राजस्थान आता है, वो अपने आप वो सिलेबस आपके सामने बयान करता है कि आप राजस्थान का पेपर दे रहे हो
ऑल ओवर इंडिया की हम बात करेंगे, लेकिन राजस्थान को आपने प्रेफरेंस देना है, राजस्थान को आपने प्रेफरेंस देना है, ये बातें समझनी होती है। क्लियर? तो महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने वाला आयोग है। आप ये भी कह सकते हो वुमेन एम्पावरमेंट से संबंधित, महिला सशक्तिकरण से संबंधित है ये। इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 31 जनवरी 1992, ये ध्यान रखें। और इसकी जो स्थापना हुई थी राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम को एक्ट बोलते हैं, 1990 के तहत। अब देखिए, एक कानून के तहत इसकी स्थापना हुई थी, एक्ट के तहत इसकी स्थापना हुई थी। इस कारण से यह एक सांविधिक संस्था है। संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। आप ये कह सकते हो कि यह सांविधिक संस्था है। ब्रेक में लिखिए, सांविधिक, कानून के द्वारा बनाई गई संस्था है ये, लीगल इंस्टीट्यूशन है ये। और एक स्टार डाल के लिख लेना, यह गैर संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक नहीं है, सांविधिक है। इन शब्दों को समझना पड़ेगा आपने। सांविधिक का मतलब होता है जो कानून के तहत बनाई जाती है, ये रही। और संवैधानिक का मतलब होता है जिसका संविधान में उल्लेख होता है। बहुत ही सिंपल भाषा में आपको कहूं, जिसके साथ एक्ट जुड़ा होता है वो सांविधिक है, और जिसके साथ आर्टिकल जुड़ा होता है वो संवैधानिक होती है। और ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, ध्यान रखना। ये मतलब संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है, कहने का मतलब ये है। क्लियर? आइए अब देखिए, ये जो महिला आयोग है इसका जो हेड ऑफिस है ये नई दिल्ली है। नई दिल्ली इसका हेड ऑफिस है। अब देखिए, इसका गठन किससे मिलकर होता है? इसका जो गठन मिलकर होता है, अध्यक्ष, एक अध्यक्ष होता है, एक सचिव होता है, और इसके अंदर 5 सदस्य होते हैं। तो टोटल ये कितने हो गए? टोटल ये हो गए 7। तो कुल 7 होते हैं इसके अंदर। ऐसी बातें आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। तो एक अध्यक्ष, एक सचिव और सदस्य 5 हो गए। अब सबके नाम जानने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको अध्यक्ष का पता होना चाहिए। और अध्यक्ष में भी किस रूप में? एक तो पहला अध्यक्ष, फर्स्ट कौन सा है ये पता होना चाहिए, पूछा जाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था? और दूसरा, लेटेस्ट, वर्तमान में कौन है, ये पता होना चाहिए। यदि मैं फर्स्ट की बात करूं तो पहली थी जयंती पटनायक, ये पहली अध्यक्ष थी। और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में है रेखा शर्मा। दोस्तों ध्यान रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूं। पुराने पेपर उठा के देख लीजिए, पूछा गया है राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है, ये पूछा गया है, ध्यान रखना ये। तो एक बार आप इसे राइट डाउन करो, फिर मैं अगली चर्चा करता हूं। अब देखिए, सेम यही बातें हमने करनी है, और इसको अपनों ने कैसे करना है। चौथा लिखिए, राजस्थान राज्य महिला आयोग, राजस्थान राज्य महिला आयोग।
सेम वही बात है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। यहां आप राजस्थान कर दीजिए। यह राजस्थान में महिलाओं के हितों व अधिकारों की रक्षा के लिए काम करने वाला आयोग है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करता है, और हम वही बातें हैं सारी। इसकी जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी 15 मई 1999 को इसकी स्थापना हुई थी। और ये जो है एक्ट बन जाएगा आपका राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 के तहत। वही बात वही दोहरानी है, सांविधिक संस्था है ये ध्यान रखना, गैर संवैधानिक संस्था है ये। वापस रिपीट कर दूं, जिसके साथ एक्ट जुड़ा होता है वो सांविधिक है, जिसके साथ आर्टिकल जुड़ा हुआ है वो संवैधानिक होती है। अब इसके साथ कोई आर्टिकल जुड़ा हुआ है क्या? नहीं जुड़ा हुआ। इस कारण से ये क्या हो जाएगी? गैर संवैधानिक। यदि आर्टिकल जुड़ा होता तो क्या हो जाती? संवैधानिक। क्लियर? आइए अब देखिए, हेड ऑफिस की यदि मैं बात करूं तो हेड ऑफिस क्या है? यही बातें करनी है सारी हमने। जयपुर है इसका हेड ऑफिस। और इसका गठन कैसे होता है? अध्यक्ष सदस्य, उन्हीं की बात करनी है। अध्यक्ष होता है और इसमें जो सदस्य हैं ये 3 होते हैं। तो टोटल कितने हो गए? ये 4 हो गए ये। तो किसी भी तरीके से पूछ ले, अध्यक्ष सहित 4 सदस्य होते हैं। और ये जो सदस्य हैं, ध्यान रखना, इसमें SC, ST, OBC का होना आवश्यक है। SC, ST, OBC का होना आवश्यक होता है ये। और जो अध्यक्ष है ये आपको पता होना चाहिए। सदस्यों के नाम पता ना हो कोई दिक्कत नहीं है। अध्यक्ष में क्या पता होना चाहिए? एक तो पहली अध्यक्ष। अब पुराने पेपर देखो, राजस्थान के उठाकर पूछा गया है, राजस्थान राज्य महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी? पूछी गई। वर्तमान अध्यक्ष भी पूछी जाती है। ऐसे तैयार किया जाता है टॉपिक को, फिर हम कभी गलती नहीं कर सकते। और मेरा ये अनुभव है कि स्टूडेंट इन छोटी छोटी बातों में गड़बड़ी कर देते हैं। छोटी छोटी बातें जो होती है उनमें गड़बड़ी कर देते हैं। आपको वो गड़बड़ी नहीं करनी, ध्यान रखें, आपको नहीं करना ये। आपको जैसे बता रहा हूं उसी दिशा में आप चलते जाइए, बस सिंपल एंड सोबर। पीडीएफ के जंजाल से बाहर रहो, जो बता रहा हूं उसको राइट डाउन करो, बार बार रिपीट करते जाओ, बस काम खत्म। कहीं कोई पीडीएफ डाउनलोड करना, उसकी फोटो कॉपी लेना, फिर निकालना, फिर रजिस्टर में लगाना, ये धंधे बंद कर दीजिए। मेरे व्यूज से मैं बार बार ये बात इसलिए रिपीट करता हूं क्योंकि कई ज्ञानी बैठे होते हैं बीच में, परेशान होते रहते हैं वो, तो उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। वो अपने पथ पर उसी तरीके से चलते रहें जैसे वो चल रहे हैं, जैसे वो चल रहे हैं। परमात्मा उनको अच्छा रिजल्ट दे। अब देखिए, पहला जो है ये है कांता खजूरिया, कांता खजूरिया। और जो लेटेस्ट है वर्तमान, ये है सुमन शर्मा। ये 2 नाम आपको पता होने चाहिए। क्लियर? अब मैं राजस्थान राज्य महिला आयोग की एक विशेष बात करने जा रहा हूं, उस पर आप गौर करें। देखिए, आइए, इसकी मैं विशेष बात करने जा रहा हूं, स्पेशल। राजस्थान भारत का दूसरा राज्य है, भारत का दूसरा राज्य है जिसमें राज्य महिला आयोग को, राज्य महिला आयोग को अभियोजन करने का अधिकार है। अभियोजन करने का अधिकार है।
राजस्थान भारत का दूसरा राज्य है जिसमें राज्य महिला आयोग को अभियोजन करने का अधिकार है। दो क्वेश्चन उठ गए, एक तो पहला राज्य कौन सा है, दूसरा अभियोजन क्या होता है, उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो पहला राज्य है ये है केरल। पहला राज्य केरल है ये। और अभियोजन का मतलब ये होता है कि जैसे राजस्थान राज्य महिला आयोग ने राजस्थान सरकार को कोई सिफारिश की, कोई सूचना दी, कोई बात कही, कुछ बातें उनसे पूछी, ऐसा समझ लीजिए, तो 3 महीने के अंदर अंदर राजस्थान सरकार को उसका जवाब देना अनिवार्य है, बाध्य है, टाल नहीं सकती। इसे कहते हैं अभियोजन। जैसे राजस्थान राज्य महिला आयोग ने महिलाओं के संबंध में सूचना मांगी, कोई बात कही सरकार से कि आप हमें यह बताएं आप इस मामले में क्या कर रहे हो, तो 3 महीने के अंदर उसे जवाब देना होगा। इसके लिए राजस्थान सरकार बाध्य है। इसे ही हम कहते हैं अभियोजन। एक लाइन लिख दीजिए, अर्थात राजस्थान महिला आयोग के द्वारा की गई सिफारिश पर सूचना राजस्थान सरकार 3 महीने के अंदर देने के लिए बाध्य है, आवश्यक है, देना पड़ेगा। क्लियर? एक बात तो हमारे सामने विशेष में ये आ गई, विशेष में इसको पहला नंबर डाल दीजिए। दूसरी बात इससे भी महत्वपूर्ण है, वो ये महत्वपूर्ण है कि इस महिला आयोग की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो है महिला नीति। तो 8 मार्च 2000 को राजस्थान में पहली महिला नीति बनाई गई थी, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा लिखिए, 8 मार्च 2000 को राजस्थान में पहली महिला नीति बनी थी, वुमेन पॉलिसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, राजस्थान में। क्लियर? ध्यान रखें ये। तो ये दोस्तों सारे क्वेश्चंस हैं आपके, सारे क्वेश्चंस हैं, कोई किंतु परंतु नहीं है इसके अंदर। बहुत ही ढंग से आपको करना है ये। और मैं अपने शब्दों में कहूँ, आप जो राजस्थान की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए मैं बता दूं, राष्ट्रीय महिला आयोग से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट राज्य महिला आयोग है, क्योंकि ओबियसली बात है वो राजस्थान की बात ज़्यादा करेगा। लेकिन आपको इंटरनेशनल लेवल पर जो संस्था है उसका भी ध्यान रखना है और राष्ट्रीय महिला आयोग है उसका भी ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जामिनर को यू टर्न करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ऐसा मैंने कई आपके क्वेश्चंस पेपर देखे हैं, उस पर मैंने अनुभव भी किया है। तो एक बार आप इसे राइट डाउन कर दीजिए। आयोग और मंत्रालय के बाद में अब हम
महिलाओं से संबंधित जो विविध बातें हैं, मिसलेनियस है, जो कि हाल फिलहाल चर्चाओं में रहती है और क्वेश्चंस के रूप में हमारे सामने आती है, उनको आधार बनाकर हम आगे की तरफ चलेंगे। हेडिंग डाल दीजिए विविध, मिसलेनियस। इस विविध के बाद में हम बाल अपराध पर चर्चा करेंगे, फिर बालकों से संबंधित जो बातें होती है उनको लेकर चलेंगे। क्लियर? तो अभी महिला वाले चैप्टर को देखते हैं। विविध में सबसे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट लिखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन डे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पर आते हैं 8 मार्च। लेकिन यहाँ ध्यान रखें, यहाँ अकेले 8 मार्च से काम नहीं चलेगा कि हमने 8 मार्च कर दिया और काम चल गया, ऐसा नहीं है, ध्यान रखें। पहली बात तो इसका उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है, क्यों मनाया जाता है ये। पहला लिखिए, विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति सम्मान, प्यार व प्रशंसा प्रकट करना, ये इसका उद्देश्य होता है। वर्ल्ड में जहां भी महिलाएं हैं उनके प्रति एक सम्मान प्रकट करना इस दिवस का उद्देश्य होता है। दूसरा, महिलाओं की आर्थिक, राजनीतिक व सामाजिक उपलब्धियों को एक उत्सव के रूप में मनाना, उत्सव के रूप में मनाना। तो ये जो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक उपलब्धि है उसको हम एक फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं। यहां मैं बात करना चाहूंगा इसके प्रारंभ की। प्रारंभ 28 फरवरी 1909 को, और ये न्यूयॉर्क में मनाया गया था। तो 28 फरवरी 1909 को ये मनाया गया था। बड़ी हैरानी हो रही होगी आपको कि हमने यहाँ 8 मार्च लिख दिया। दोस्तों, वास्तव में यह पहले 28 फरवरी को ही मनाया जाता था। तो इसका जो प्रारंभ है 28 फरवरी 1909 को पहली बार मनाया गया, और 8 मार्च को यह 1921 से मनाया जाने लगा। एक लाइन लिखिए, 1921 से इसे 8 मार्च को मनाया जाने लगा। लेकिन यहां आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे आधिकारिक मान्यता कब दी, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा आधिकारिक मान्यता आधिकारिक मान्यता 8 मार्च 1975 को। अब मैं सही मायने में यदि आपको कहूं तो क्वेश्चन यही है। इस जगह, इस तरीके से आप कई जगह पढ़ते भी होंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है ये पहली बार कब मनाया गया था, तो 8 मार्च 1975 को, और ऑफिशियली जो घोषणा होती है वास्तव में उसे ही माना जाता है। तो जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, अनुभव है, आपके ऑप्शन में यही आएगा 8 मार्च 1975। लेकिन बाई चांस एग्जामिनर कोई अजीब सी बात करे तो आपके सामने 1909 भी है, 1921 भी है, ये होगा। क्लियर? अब देखिए, इसे हमने वर्तमान से जोड़ना है, लेटेस्ट। अब जो लेटेस्ट मनाया गया ये आप जानते ही हो, 8 मार्च
2020 को मनाया गया। अब यहां इस 8 मार्च 2020 की कुछ बातें हमने करनी है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है 8 मार्च 2020 की थीम। ये तो सदाबहार क्वेश्चन बनते जा रहे हैं, दिवस पर थीम। दिवस की जो थीम होती है, ये मैंने अभी 2018 2019 के एग्जाम है, इनमें बहुत देखे हैं। तो थीम क्या है? आई एम जनरेशन, इक्विलिटी, रियलाइजिंग वुमेन्स राइट्स। अब यहां भी देख लीजिए, महिला के अधिकारों पर ही थीम बनाई गई है। तो अपने आप में ये थीम इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आप में आपके लिए जो सिलेबस दे रखा है उसमें भी अधिकारों की बात कही गई है। तो इस वर्ष की जो थीम है वो भी अधिकारों पर है। आई एम जनरेशन, इक्विलिटी, रियलाइजिंग वुमेन राइट्स। अब देखिए, एक नारी शक्ति सम्मान होता है। ऐसी महिलाएं जिन्होंने नारी शक्ति सम्मान प्राप्त किया, उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना जो ट्विटर है वो भेंट किया था। ये इसकी विशेष बात थी। आप लिखिए विशेष। नारी शक्ति सम्मान प्राप्त महिलाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना ट्विटर भेंट किया। इनका जो ट्विटर अकाउंट है उसको इन्होंने भेंट किया, गिफ्ट किया। ये थोड़ी सी बात करना चाहूंगा मैं नारी शक्ति सम्मान की। ये जो नारी शक्ति सम्मान है, इसका प्रारंभ कब हुआ था? 1999 में किया था, और महिलाओं को सम्मान देने के लिए यह प्राइज दिया जाता है। और इसमें जो राशि है 1 लाख की है। ये बहुत सारी महिलाओं को दिया जाता है, तो नाम आपको याद रखने की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो नारी शक्ति सम्मान प्राप्त महिलाओं को नरेंद्र मोदी ने अपना ट्विटर अकाउंट भेंट किया था, उपहार दिया था इस दिवस पर। तो ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है जो 8 मार्च को मनाया जाता है। यहां पर आपको एक बात ऐड करनी है, हालांकि वो क्वेश्चन मैंने कभी देखा नहीं है, लेकिन उम्मीद पूरी बनती है। राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 13 फरवरी को मनाया जाता है। एग्जामिनर को मैंने इस तरीके से कई बार यू टर्न करते हुए देखा है। वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछते पूछते आपसे राष्ट्रीय महिला दिवस पूछ लेगा। तो एक छोटी सी बात आपने ध्यान रखनी है, चाहे तो आप नोट डाल के लिख दीजिए, राष्ट्रीय महिला दिवस ये मनाया जाता है 13 फरवरी को। और बस थोड़ी सी बात, एक बात और ध्यान रख लेना, जो सरोजनी नायडू थी, भारत में पहली महिला राज्यपाल, यूपी की बनी थी, उनके जन्मदिन की स्मृति में मनाया जाता है। एक लाइन लिख दीजिए, यह दिवस भारत में पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू, ये यूपी की बनी थी, के जन्मदिन की स्मृति में मनाया जाता है। जन्मदिन की स्मृति में ये दिवस मनाया जाता है। सरोजनी नायडू पर पहले भी काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं। इनको भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है। नेशनल मूवमेंट में इनका काफ़ी योगदान रहा। और भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन रही है, ये सदाबहार क्वेश्चन है। तो दोस्तों, हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को बहुत ही एक्सप्लेन तरीके से लेकर पढ़ा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूँगा, थीम।
ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बाकायदा महिलाओं के अधिकारों को रियलाइज करने की बात कही गई है। क्लियर? राइट डाउन कीजिए। तो दोस्तों, आज हमने महिलाओं के संबंध में जो मंत्रालय है, आयोग है, उन पर हमने चर्चा की। सबसे महत्वपूर्ण बात, विविध को लेते हुए हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को एक्सप्लेन तरीके से पढ़ा। यह आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, ये सभी पार्ट आपको समय समय पर उपलब्ध होते जाएंगे। आप धैर्य रखें। धैर्य रखने के लिए मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी आपको एक बात कही थी कि टॉपिक को 100% दिया जाएगा। तो ध्यान रखें, यदि हम किसी चीज़ को 100% देते हैं तो उसमें हमें मेहनत भी करनी पड़ती है और वक्त भी लगता है, टाइम भी लगता है। तो दोस्तों, ये टाइम तो लगेगा। हालांकि मैं चाहूँ तो इसको एक दिन में ही ख़त्म कर दूँ, लेकिन ये आपके साथ फिर न्याय नहीं होगा। फिर हम ये कभी अपना आदर्श वाक्य नहीं बोल सकते कि यही पढ़ना है, इसके अलावा नहीं पढ़ना। यदि मेरे मुंह से आपको ये निकलवाना है तो धैर्य रखें। सब चीज़ें आपको उपलब्ध होगी। राजस्थान का करंट भी उपलब्ध होगा, इंडिया का करंट भी उपलब्ध होगा और एक्सप्लेन तरीके से उपलब्ध होगा। आपको कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। बस धैर्य रखें। क्लियर? तो दोस्तों, यदि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे सोशल मीडिया पर शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इससे जोड़ने का आप प्रयास करें। इस प्रकार की उम्मीद मैं आपसे ही कर सकता हूँ। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक दिए गए हैं। एक टेलीग्राम का लिंक है और एक ऐप का लिंक है। उसमें आपके टेस्ट पेपर डाले जाते हैं। आप उसे अपनी सुविधाजनक अपलोड कर दीजिए। तो दोस्तों, इजाज़त दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।